अब जब भी हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो चीजें लोगों के दिमाग में आती है। सबसे पहली तो एक घर, जहां पे मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसको अपना एसेट बनाना चाहते हैं। और दूसरी जो चीज है वो है कर्जा, विच इज होम लोन। होम लोन एक सबसे बड़ा कर्जा है जो लोग लेते हैं, बिकॉज बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो कैश डाउन पे या तो इस एसेट को ऑब्टेन कर पाते हैं, या फिर ओवर द इयर्स वो खुद से ही ईएमआईज़ को पे ऑफ करके बिना किसी होम लोन की हेल्प से इस एसेट को बनाते हैं। अब घर एक एसेट है या लायबिलिटी, मैं अपने वीडियोस में पहले भी कवर कर चुका हूं। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आप पूरा लोन अपना पे ऑफ कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। अगर आपने अपने एसेट को हासिल करने के लिए जो भी उसके अगेंस्ट लोन लिया था वो पूरा पे ऑफ कर दिया है, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है और वो घर आपका अपना एसेट बन गया है। लेकिन जब तक कि आप उस होम के अगेंस्ट एक लोन पे कर रहे हैं, एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, तब तक वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करके अपने होम लोन को 3 साल के अंदर खत्म किया, इसी चीज को मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। आपको शायद उससे कुछ हेल्प मिल सके, कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ साल पहले मैंने भी अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक घर के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान किया। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने अपने गोल्स को डिफाइन किया, मैंने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को डिफाइन किया, और मैंने ये भी देखा कि मुझे अगर होम लोन लेना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन्हीं लर्निंग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने के बाद मैंने बैंक को अप्रोच किया, और बैंक को अप्रोच करने के बाद मैंने वहाँ पे उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको पूरा किया। सितंबर 2016 में मैंने प्रॉपर्टी फाइनलाइज करी थी और बैंक को अप्रोच किया था, और अक्टूबर 2016 में मेरी डिसबर्समेंट होने के बाद मेरी ईएमआई भी स्टार्ट हो रही थी। अब जब मैंने लोन लिया तो मैंने लोन का टेन्योर चूज किया 10%। उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.35%। मुझे 120 इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, और मैंने लोन एंड डेट सितंबर 2026 को अपने गोल में शामिल कर लिया कि मुझे इस दिन से पहले अपने लोन को खत्म करना है। अब सबसे पहला मेरा जो लेसन यहाँ पे था वो ये था कि मैंने अपने लोन की ड्यूरेशन को 10 ईयर्स लिया था, रादर देन 15 या 20 ईयर्स। मोस्टली लोग जो हैं वो 15 से 20 साल का लोन लेते हैं, और इसके दो रीजंस थे मेरे लेने के लिए। सबसे पहला रीजन तो ये था कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अपने सिर पे रखना एक बहुत ही हेडेक का काम होता है। तो मैं अपनी लाइबिलिटी को जितना कम हो सके उतना रखना चाहता था, तो इसलिए मैंने लोन की ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 10 साल की रखी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो आप अगर अपनी ड्यूरेशन को, लोन की ड्यूरेशन को 10 ईयर से 20 ईयर्स के लिए मूव करते हैं, तो आप एक्चुअली में 33% ऑफ लोन का अमाउंट एक्स्ट्रा रीपे कर रहे हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट इनफैक्ट आप 100% एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है, और अगर आपने 20 ईयर्स ड्यूरेशन का ये लोन लिया है, तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट जो बनता है वो 50 लाख बनता है। 50 लाख के प्रिंसिपल के ऊपर 50 लाख तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, यानी कि टोटल आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पड़ती है वो 1 करोड़ पड़ती है, अगर आप 20 ईयर्स का होम लोन लेते हैं। इसी को अगर आप कम करके 10 ईयर्स का कर देते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो बनता है 22,80,000 रुपए के करीबन। और आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो कम होके अराउंड अराउंड 73 लाख रुपीज आ जाती है। तो जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉपर्टी की एसेट की करंट वैल्यू क्या है, ये भी देखिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको क्या पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कीजिए, या उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉपर्टी को चुनिए। फरवरी 2017 के अंदर बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम करके 9.35 से 8.65 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं कम ईएमआई को एक्सेप्ट करूं कि मेरी ओवरऑल ईएमआई कम हो गई है, या फिर मैं अपनी ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ ईएमआई जो है वो कम कर लूं। अब मैंने तो सबसे पहले ही मार्क किया था सितंबर 2026 डेट है, जिससे पहले मुझे अपने लोन को खत्म करना है, और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसको और नीचे लाने के लिए, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं जाने दिया। दूसरी चीज जो मैंने करी वो ये करी कि अपनी ईएमआई को थोड़ा सा बम्प अप कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, तो इट मेड ऑल द सेंस कि मैं अपनी ईएमआई को थोड़ा सा बढ़ाऊं, जिससे मेरी ओवरऑल ड्यूरेशन और कम हो जाएगी। तो उससे हुआ क्या है, 8.65% का जो मेरा इंटरेस्ट रेट था, अप्रैल 2017 में मेरी इंस्टॉलमेंट सिर्फ 87 रह गई थी। मैंने अभी तक 6 इंस्टॉलमेंट पे करी थी, और मेरे पास ओवरऑल करीबन करीबन 20-25 इंस्टॉलमेंट का मुझे सेविंग मिल रही थी, विच वाज ऑसम। तो मेरा रिवाइज्ड लोन एंड डेट इस टाइम पे था जून 2024। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2026 से जून 2024 एक छोटे से स्टेप लेने से आपको मिल गया। तो दिस इज द अदर थिंग दैट आई डिड, कि रादर देन छोटी ईएमआई को एक्सेप्ट करने के, आई टुक द डिसीजन कि मैं ईएमआई को कंटिन्यू करूंगा, इनफैक्ट उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा।
तो यहाँ पे मेरे को 2 साल से ऊपर की सेविंग मिली। अब इसी चीज़ को अगर आप कैलकुलेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और वापस हम अपने 50 लाख रुपए के एग्जाम्पल से चलते हैं, तो अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है और आपका अगर इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आती है अराउंड 70 लाख रुपए, 69-66 के करीबन की आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आती है अगर 10 ईयर्स की ड्यूरेशन लेते हैं। सेम 10 ईयर्स की ड्यूरेशन के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट 8% होता है, 1% अगर इंक्रीज होता है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आती है 72.8 लाख रुपीस, यानी कि करीब करीब आपको 2.8 लाख रुपीस का घाटा होता है। कन्वर्सली अगर आप 1% कम करते हैं अपने इंटरेस्ट को, तो आपको 2.8 लाख का फायदा होता है। तो जितना कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आप जितना जल्दी पे ऑफ कर सकें, उतना आपके लिए बेटर है। मार्च 2017 के अंदर मेरे पास पहली इंटरेस्ट स्टेटमेंट आई कि मैंने एक्चुअली में कितना पैसा अभी तक दिया है, और उस टाइम पे मैंने देखा कि मैंने करीबन 1.8 लाख रुपीस का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। नाउ सिंस आई वाज वर्किंग, एनी मनी दैट आई एम पेइंग इज माय हार्ड अर्न मनी, तो प्रिंसिपल तो देना ही देना है, लेकिन इंटरेस्ट ब्याज बहुत ज़्यादा पे कर रहे थे। 6 महीने के अंदर 1.8 लाख का ब्याज वाज़ रियली पिंचिंग मी, और मैं सोचने लगा कि मुझे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे मैं अपने लोन को जल्दी ख़त्म कर सकूँ, प्लस इस इंटरेस्ट कंपोनेंट को मैं जितना कम हो सके उतना कर सकूँ। अक्टूबर 2017 के अंदर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का पता लगा। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास गया और वहाँ से मुझे पता लगा कि उनके पास एक होम सेवर अकाउंट है। अब एक होम सेवर अकाउंट क्या होता है, इसकी डिटेल मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। इस होम सेवर प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये एक ओवरड्राफ्ट लोन की तरह काम करता है। अगर आप उसमें उसमें पैसे रखे हुए हैं, जितना भी अमाउंट आप उसमें रखेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है 40 लाख रुपए का, और अगर अकाउंट में आपने 30 लाख रुपए डाल रखे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर पे करना पड़ेगा। बाकी 30 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, व्हिच वाज़ लाइक ऑसम। मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑप्ट किया, अपना बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू मैंने एचडीएफसी से स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर अपने लोन को पूरा मूव किया, और अक्टूबर 2017 के अंदर मेरा वो मूवमेंट हो गया। तो 1 साल के अंदर-अंदर मैंने अपने अमाउंट्स को बैलेंस ट्रांसफर किया। बहुत ही छोटी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम था, 8.6%, और यहाँ पे मेरे को अगेन 10 साल का टेन्योर के लिए ये लोन अप्रूव हुआ था। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं तो अपने टेन्योर को कम करके जून तक लेके आया था, जून 2024 तक लेके आया, मैं 10 साल के लिए वापस क्यों गया? अभी जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि इट डिडंट रियली मैटर कि वो ड्यूरेशन 10 साल के लिए दे रहे हैं या 12 साल के लिए दे रहे हैं। लोन अप्रूव करते टाइम ड्यूरेशन देनी थी, तो मैंने सोचा 10 साल के लिए इसको डालते हैं। अब ये होने के बाद दिसंबर 2017 के अंदर जब मेरे पास सबसे पहली स्टेटमेंट आई, जो मंथली स्टेटमेंट आती थी, वहाँ पे मुझे बेनिफिट्स ऑलरेडी दिखने लग गए, क्योंकि जो भी मेरे पास अब एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, जहाँ से मैं कुछ पैसा बचा रहा था, मैं बेसिकली इस अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर रहा था। ये अकाउंट से मुझे 2 फ़ायदे थे। पहला तो ये कि जो भी आप पैसा इस अकाउंट में डालते हैं, वो लोन के अगेंस्ट सेटल नहीं होता। वो आपका अमाउंट अवेलेबल रहता है विथड्रॉल के लिए, जब भी आपको कोई इमरजेंसी है, जब भी कोई नीड है, आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, वो मेरे इंटरेस्ट को कम कर रहा था, यानी कि मेरे जो ओवरऑल इंटरेस्ट लगना है, उसके अमाउंट को कम कर रहा था। और इस स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास दिसंबर 2017 में आया कि करीब-करीब मैंने 14,500 रुपए बचा लिए हैं। पहले 2 महीने के अंदर-अंदर मैंने अपने इंटरेस्ट के ऊपर 14,500 बचा लिए हैं। व्हाट बेटर देन दैट? और ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेरा तो एम ही यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बचाऊँ और जल्दी-जल्दी इस लोन को खत्म करूँ। मार्च 2018 में जब मैंने अपनी इंटरेस्ट स्टेटमेंट देखी, तो अप्रॉक्सिमेटली 2.56 लाख का मैंने इंटरेस्ट पे किया था ईयर गॉन बाय में, क्योंकि मैंने अकाउंट अपना हाफ ईयर मिड ईयर बीच में मैंने ट्रांसफ़र किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो मुझे आधा इंटरेस्ट मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लगा था और आधा इंटरेस्ट मेरे को एचडीएफसी के अंदर लगा था। टोटल 2.5 लाख का इंटरेस्ट था, और अगर टिल डेट इंटरेस्ट देखूँ तो मैंने 4.36 लाख का अप्रॉक्सिमेटली इंटरेस्ट पे कर दिया था, एंड इट वाज़ पिंचिंग मी लाइक एनीथिंग। मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, और ये सब मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब अगर प्रॉपर्टी मैंने लेट्स से कि 25 लाख की ली है, तो इतना इंटरेस्ट देके तो 25 प्लस 4 29 लाख रुपीज़ मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो जाती है। तो मैं वापस फ़ोकस था कि कैसे मैं इसे डे बाय डे कम करता रहूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि जितना पैसा मैं ज़्यादा सेव कर पाऊँगा, उतना मैं ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाऊँगा। इसी के साथ जब मैंने देखा कि मैंने एक्चुअली में ओवरऑल सेविंग क्या करी है, तो मार्च 2018 में ये भी रियलाइज़ किया कि मैंने अप्रॉक्सिमेटली 36,000 की सेविंग भी करी अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो मेरी मोटिवेशन एक अलग ही लेवल पे थी, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि मैं जल्दी से जल्दी इस अमाउंट को ज़ीरो करने की कोशिश करूँ। तो चौथा लेसन मैंने ये जो आपके साथ शेयर किया है, वो ये कि आप कंटिन्यूअसली लुक आउट पे रहिए कि बाकी कहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं
आपके डेट को कम करने के लिए, डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए छोटी-सी फीस हो सकता है आपको देनी पड़े, आपको हो सकता है बैलेंस ट्रांसफर फीस देनी पड़े, हो सकता है प्री क्लोज़र फीस देनी पड़े, लेकिन बिगर पिक्चर को देखिए कि आपके पास ओवरऑल सेविंग्स क्या हो सकती हैं। इसके बाद मार्च 2019 के अंदर जब मैं डिटरमाइंड था और से ज़्यादा सेव करने का, मैंने देखा कि अप्रॉक्सिमेटली 2,77,000 की सेविंग करी थी मैंने इंटरेस्ट के ऊपर और मेरी जो अब टोटल इंटरेस्ट की सेविंग्स थी वो अप्रॉक्सिमेटली 100% ऑफ माय अमाउंट हो गई थी। जितना भी मेरे को इंटरेस्ट लग रहा था, वो सारा का सारा इंटरेस्ट मैं सेव कर रहा था। तो जो भी लोन के एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था 9.5% का, इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग आई डोंट केयर कितनी है, और एंड डेट भी आई डिडंट केयर बिकॉज़ अब मैं जो भी पे कर रहा था बेसिकली सिर्फ प्रिंसिपल पे कर रहा था। इंटरेस्ट अमाउंट मेरा ज़ीरो हो चुका था अब तक। तो इस जंक्शन तक मैंने उतना अमाउंट इकट्ठा कर लिया था जो इक्विवेलेंट था मेरे होम लोन अमाउंट के, जिसके कारण मेरी इंटरेस्ट पेमेंट्स ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अब मेरे पास वो पूरा का पूरा पैसा डिस्पोज़ल पे अवेलेबल है। अगर मुझे कोई इमरजेंसी कैश की ज़रूरत होगी तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ और मुझे इंटरेस्ट तो कोई पे करना नहीं है। तो धीरे-धीरे ओवर द ईयर्स मैं जो है अपनी ईएमआईज़ की पेमेंट करता रहूँगा और वो सारी ईएमआईज़ बेसिकली मेरे प्रिंसिपल को सेटल करती रहेंगी। अब इसके बाद ना मुझे इंटरेस्ट रेट की फ़िक्र थी, ना मुझे फ़िक्र थी कि क्या मेरी टेन्योर बचा है, ना मुझे ये फ़िक्र थी कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स बची है बिकॉज़ धीरे-धीरे प्रिंसिपल कटता रहेगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0%, इन फैक्ट एक्चुअली में 0% हो गया है। ओवर द प्रीवियस ईयर मेरे लोन यूटिलाइज़ेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2% थी। जब भी मुझे कोई ज़रूरत थी मैंने पैसा निकाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे हुआ और वापस उसको टॉप अप कर दिया मैंने। अगस्त 2019 के अंदर थोड़ी-सी पॉलिसी चेंज करी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने और उस पॉलिसी चेंज के कारण जो पैसा हम अभी हमने डिपॉज़िट भी करके रखा हुआ है अपने अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा-सा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बनाया कि आपके पास जितना आपका टोटल लोन का अमाउंट है, उसका अगर आपने 50% डाला हुआ है अकाउंट में तो आपको A% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने उसका 25% रखा हुआ है, तो आपको B% इंटरेस्ट लगेगा, सो ऑन सो फॉर्थ। तो उसके कारण हुआ क्या कि मुझे जो भी अमाउंट मेरा पड़ा हुआ था डिस्पाइट पूरा अमाउंट रहने के मुझे उसके बावजूद इंटरेस्ट लग रहा था। व्हिच इज़ समथिंग अगेन जब भी इंटरेस्ट लगता है मुझे ये सोचना पड़ता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट आई एम गेटिंग। अब यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि मुझे ज़रूर इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन जब भी टैक्स की सेविंग कर रहे हैं ये बात सोचिए कि अगर आप ₹100 डाल रहे हैं कहीं पे तो आपको ₹30 बच रहे हैं, ठीक है? अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं। ₹70 तब भी आपको देने पड़ रहे हैं और मेरा क्वेश्चन ये था मैं ₹70 क्यों दूँ अगर मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ देना तो। तो व्हाइल दोज़ इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो, आई स्टिल चोज़ कि मैं उस पैसे को नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उस इंटरेस्ट को नहीं देना चाहता हूँ और इसी कारण से मैंने जो है अपने होम लोन को 2019 के अंदर पूरा का पूरा रीपे कर दिया। मैंने बोला उनको कि जो भी अमाउंट मेरा पड़ा है उसके साथ मेरे होम लोन को स्क्वेयर ऑफ कर दो और इसी की तरह मैंने 3 साल से कम मैंने सितंबर 2016 में अप्लाई किया था, अक्टूबर 2016 से स्टार्ट हुई थी और अगस्त 2019 के अंदर मैं अपने अपने होम लोन को पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिया। ओवरऑल इंटरेस्ट सेविंग मेरी इस अकाउंट की जो कि मैंने अप्रॉक्सिमेटली पौने 2 साल रखा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, वो थी अराउंड 3.71 लाख रुपीज़। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेविंग है और अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता आगे तो ये सेविंग्स बढ़ती रहती है बिकॉज़ मैं ज़ीरो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो ऐड होती रहती है मेरी सेविंग्स के अंदर। तो मेरे को जब इंटरेस्ट स्टेटमेंट आई जहाँ पे मैंने देखा कि मैंने इतना इंटरेस्ट सेव कर लिया है, तो आई वाज़ सो हैप्पी। तो फीलिंग ऑफ बीइंग डेट फ्री इज़ अ फीलिंग लाइक नन अदर मतलब इतनी अगर आपको कोई लोन नहीं है, अगर आपको कहीं पे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस फीलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। हैविंग अ डेट फ्री लाइफ इज़ व्हाट वन शुड बी एमिंग फॉर। सो विद डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन मैं पहले दिन से डिटरमाइंड था कि मुझे अपना लोन जल्दी खत्म करना है। मैं डिसिप्लिन्ड था अपनी सेविंग्स करने में। ईयर ऑन ईयर जैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आती थी, मैं उस सारी इनकम को इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, ताकि मैं जल्दी-जल्दी अपने इंटरेस्ट को, अपने एक्स्ट्रा आउटफ्लो को कम कर सकूँ और अपने लोन को जल्दी खत्म करके एक डेट फ्री लाइफ को जी सकूँ। तो सिर्फ़ एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं है जो इस तरीके का प्रोडक्ट ऑफ़र करता है, जहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट लोन की फैसिलिटी मिलती है। मार्केट में हमारे पास सिटी बैंक है जो कि होम क्रेडिट के नाम से ये फैसिलिटी देता है। एसबीआई मैक्स गेन है जो इसी तरीके का प्रोडक्ट देता है। कुछ टर्म्स कंडीशंस या कुछ फैसिलिटीज़ उनकी डिफरेंट होगी, क्या है वो आप वहाँ पे उनके बैंक्स में जाके डिटेल्स पता कर सकते हैं और हो सकता है कुछ और बैंक्स भी कुछ नई तरीके की स्कीम्स इश्यू कर रहा हो। तो अगर हम ओवरऑल समराइज़ करें जो हमने लर्निंग्स थी हमारी इस पर्टिकुलर लोन के थ्रू, वो ये थी कि सबसे पहले तो यू शुड स्टार्ट स्मॉल।
अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहे कि आप बहुत लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी ले रहे हैं या फिर इतना बड़ा लोन ले रहे हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो। आपको ज़रूर इसके ऊपर रिबेट मिलेगी, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप ₹100 दे रहे हैं तो ₹30 की रिबेट मिल रही है, ₹70 फिर भी आपके जेब से जा रहे हैं। तो कितना आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, कितना नहीं उठा रहे हैं, ये एंटायरली आपके ऊपर है। तो लेकिन इस बात को ज़रूर सोचिएगा। अपने गोल बनाइए, आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए कि आप जिस भी चीज़ को ले रहे हैं उसका क्या टाइम होराइज़न है, कितनी जल्दी आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कितनी बड़ी लायबिलिटी लेना चाहते हैं। इन सब चीज़ को अपने गोल्स, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करें। कॉम्प्लेसेंट मत बने, जब भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कुछ रिड्यूस करने की अपने एक्सपोज़र को, तो उस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। थोड़ी-सी सेविंग्स एक्स्ट्रा करके आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट पा सकते हैं। जैसा हमने देखा, अगर आप अपने लोन की ड्यूरेशन को हाफ़ करते हैं तो आपके पास एक्चुअली में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे 33% की सेविंग होती है। ऑलवेज़ एस्पायर फॉर परफेक्शन एंड इम्प्रोवाइज़ेशन। आपको लग रहा है कि आपने बेस्ट प्रोडक्ट ले लिया है, लेकिन एक्सप्लोर करते रहिए। हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट आपको पता लगे जिससे आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल सके। डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, व्हिच इन माय ओपिनियन आर नॉट लास्ट बट द फर्स्ट वंस टू बी फॉलोड। डिटरमिन्ड रहिए अपने गोल की तरफ, और डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। यही कुछ लर्निंग्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ सके फ्यूचर वीडियो की। जल्दी आएंगे हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक के लिए पैसे बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।